तो लीजिए सुनिए मनु भंडारी जी की कहानी अनथाई गहराइयाँ। स्टाफ मीटिंग समाप्त करके चेहरे पर मृदु मुस्कान फैलाकर प्रिंसिपल ने कहा, यह तो कॉलेज की बातें हुई, इसके अलावा भी मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। एक साथ कई जिज्ञासु आंखें उनके चेहरे पर जा टिकी। शायद सबकी जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए ही वे एक क्षण रुक गई और फिर सबको अपनी ओर निहारते देखकर बोली, मेरे पास 8-10 ऐसे विद्यार्थी हैं जो बड़े प्रतिभाशाली हैं, बड़े ब्राइट हैं, पर बड़े गरीब और बड़े बेबस। पढ़ना चाहते हैं पर राह नहीं। वे एक क्षण को फिर रुके, शायद अपनी बात की प्रतिक्रिया देखना चाह रही थी। सबके चेहरों को चढ़ते उतरते भावों को देखकर उन्होंने फिर अपनी बात जारी की। मैं जानती हूँ कि हम में से कोई भी ऐसी स्थिति में नहीं है जो किसी का आर्थिक भार उठा सके, फिर भी कुछ मदद तो हम कर ही सकती हैं। यदि आप लोगों में से हर कोई 1 घंटे का समय इन्हें पढ़ाने के लिए दे सके तो कम से कम इनकी पढ़ाई जारी रह सकेगी। अपना अपना विषय सब पढ़ा दिया करें। उत्तर सुनने की आशा से उनकी सरसरी नजर चारों ओर दौड़ पड़ी। सबसे पहले सुनंदा ने कुर्सी से उठकर अपनी सिल्क की साड़ी का पल्ला ठीक करते हुए कहा, यह काम करने से मुझे बड़ी खुशी होगी और जहां तक हो सकेगा मैं मदद करने को तैयार हूं। और फिर बैठते हुए उसने आत्मगौरव भरी दृष्टि चारों ओर डाली, मानो कह रही हो, अपने लिए जीवित रहना भी कोई जिंदगी है। तुमसे तो मुझे यही आशा थी सुनंदा, पर दुख इसी बात का है कि हिंदी जानने वाला केवल एक ही लड़का है। मैं उसे तुम्हारे पास भेज दिया करूंगी, बाकी लड़के तो बंगाली हैं। सुनंदा के अधर दाहिनी ओर को फैल गए और कुछ इस भाव से कि एक है तो इसमें मेरा क्या दोष है, मैं तो पूरी तरह तैयार हूं। और उसी शाम सुनंदा के सामने एक लंबा सांवला दुबला सा युवक खड़ा था। उसके चेहरे पर एक मायूसी, एक मुर्दनी सी छाई हुई थी। सारे शरीर के अपेक्षा आंखों में अधिक तेज था और वे आंखें सुनंदा के चेहरे पर टिकी हुई थी, बेधड़क बेझिझक। तुम्हारा नाम क्या है? शिवनाथ। इंटर कब पास किया? इसी साल। बीए में विषय क्या लिए हैं? हिंदी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश। रहते कहाँ हो? सूतापट्टी में। तो इतनी दूर से आया करोगे? तब तो तुम्हें बड़ा कष्ट होगा आने जाने में। पढ़ने के लिए आने में कष्ट कैसा, असली कष्ट तो आपको होगा। वह बहुत धीमी आवाज में जवाब दे रहा था, पर आंखें सुनंदा के चेहरे पर टिकी थी। सुनंदा को जाने कैसा कैसा लगा। उसने कोमल स्वर में उसे हिंदी और हिस्ट्री में पूरी तरह मदद करने का आश्वासन दिया और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन भी। कृतज्ञता के भाव शिवनाथ के चेहरे पर फैल गए, पर एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं निकला। केवल उसकी आंखें नम हो उठी। चलने के पहले उसने रूंधे कंठ से इतना ही पूछा, कल से किस समय आया करूं? उसकी मौन कृतज्ञता से सुनंदा का मन भीग उठा। उसने कहा, इसी समय। नमस्कार करके वह चला गया। ऊपर पहुंची तो सुनंदा के भाई ने पूछा, कौन था वह? हमारा नया शिष्य है, हंसते हुए सुनंदा ने उत्तर दिया। ओ, तो अब आप लड़कों को भी पढ़ाएंगी? तो उसकी आधी भी तो नहीं हो तुम, क्या रौब जमाओगी उस पर? अरे जनाब, रौब शरीर से नहीं अकल से जमता है, समझे? शरीर से तो मेरी शिष्याएं भी कितनी ही मुझसे डबल होंगी, पर जरा जाकर पूछो तो। अच्छा, अब लगी शेखी भगारने। इस अदना बुद्धि का ही यह रौब है, तो हम जैसे पहुंच जाएं तो पता नहीं क्या हो तुम्हारे कॉलेज में। होगा क्या, डूब जाएगा 1 साल में। और हंसती हुई वह चली गई। दूसरे दिन से ही नियमित रूप से वह पढ़ाई चलने लगी। सुनंदा चाहती थी कि शिवनाथ सप्ताह में 3 दिन ही आया करे, पर जब वह रोज ही आने लगा तो उससे मना करते नहीं बना। जब सुनंदा पढ़ाती तो वह एक टक उसके मुंह की ओर देखता। उसकी इस नजर से सुनंदा कभी कभी परेशान सी हो जाती। एक युवक उसके सामने बैठकर उसे यूं लगातार घूरता रहे, यह उसे कुछ अजीब सा असहनीय प्रतीत होने लगा। आखिर वही इधर उधर देखने लगती। पहले पखवाड़े तो वह जोश के साथ बड़े नियमित रूप से उसे पढ़ाती रही, फिर रोज रोज समय देना जरा अखड़ने लगा। उसे और भी कितने ही काम रहते थे जिनके लिए केवल शाम का समय मिलता। तो सुनंदा ने कह दिया, देखो रोज पढ़ाना तो मेरे लिए संभव नहीं होगा, तुम सप्ताह में 3 दिन ही आया करो। चिंता मत करना, मैं तुम्हारा सारा कोर्स पढ़ा दूंगी। हिंदी और हिस्ट्री की ओर से तुम निश्चिंत रहो। यह सुनकर क्षण भर के लिए उसकी आंखें नीचे झुकी, फिर धीरे धीरे उसने सुनंदा की ओर ताका। इस नजर से सुनंदा सिहर सी गई। उसे धीमी सी आवाज सुनाई पड़ी, जैसी आपकी आज्ञा, और वह जाने लगा।
जरा ठहरो, एक बात पूछनी है। तुम ट्यूशन करना चाहोगे? चाहने से भी मिलेगा कहाँ? स्वर बुझा सा था। मैंने एक जगह बात की है। तीसरी और चौथी कक्षा के 2 बच्चे हैं। 1 घंटा रोज पढ़ा दोगे तो 20 दे देंगे, तुम्हारा खर्च ही निकलेगा। अच्छा, यदि दिलवा दे तो सच आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इस समय बहुत ही कष्ट में हूँ, आप सोच भी नहीं सकती इतने कष्ट में। कृपा की क्या बात है, तुम काम करोगे और वे पैसे देंगे। चलो यहाँ पास ही है, तुम्हें अभी मिला लाती हूँ। शिवनाथ की आंखें डबडबाई और उससे उससे ही सुनंदा ने उसके कष्ट का कुछ अनुमान लगाया। ट्यूशन की बात पक्की करके सुनंदा को बड़ा संतोष हुआ। पढ़ाने में 3 दिन की क्षति उपार्जन का अवसर जुटाकर पूरी कर दी थी उसने। दूसरे दिन स्टाफ रूम में सब अपने अपने विद्यार्थियों की बुद्धि और स्वभाव की चर्चा कर रही थी। कोई बड़ी खुश थी तो कोई इस बेगार से पीछा छुड़ाने को आकुल। सुधा ने सुनंदा का कंधा थपथपाकर पूछा, क्यों री, तेरा शिष्य कैसा है? पर तेरे पास तो एक ही है, यहाँ 5-5 से मगज मारना पड़ता है। बड़ा तेज है पर भावुक भी, बस बात बात में आंखें भराती है, शायद बहुत तकलीफ में हो। यूं मैंने उसे एक ट्यूशन भी दिलवा दिया है, पर पढ़ाती हूँ तो एकटक ऐसे घुरता है मानो सारी विद्या बुद्धि सोख लेगा। मुझसे तो उसकी नजर बर्दाश्त नहीं होती, इधर उधर देखकर पढ़ाना पड़ता है। तेरे चेहरे से उसे इंस्पिरेशन मिलता होगा, यूं कुछ और भी। और वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। बस आ गई अपनी जात पर, तेरे दिमाग में तो कूड़ा है कूड़ा, एक ही बात सूझती है। ऐ शुदाटा ना बहुत पाजी में है, कहते हुए हंसते हुए मिसेस मित्रा ने रिमार्क कसा। अब शिवनाथ सुनंदा के पास सप्ताह में 3 दिन ही आया करता। उसमें से भी सुनंदा उसे कभी कभी नहीं पढ़ा पाती, और जब सुनंदा पढ़ाने से इनकार कर देती तब शिवनाथ की आंखों में जाने कैसी निराशा के बादल से घुमड़ जाते। क्षण भर वह भरपूर नजर से उसे देखता, मानो कह रहा हो क्या किसी तरह भी पढ़ाना नहीं हो सकेगा, और फिर धीरे धीरे लौट जाता। उसके इस व्यवहार से कुछ समय के लिए सुनंदा का मन भारी सा उठता। धीरे धीरे सुनंदा ने देखा शिवनाथ का चेहरा और भी स्याह और दुबला होता जा रहा है। आखिर एक दिन उसने पूछ ही डाला, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत खराब है, बहुत कमजोर मालूम होते हो। जी नहीं, ठीक है, इन दिनों जरा कुछ अधिक काम करना पड़ता है। तुम्हारे घर में कौन कौन है? पहली बार सुनंदा ने व्यक्तिगत प्रश्न किया। बूढ़े बाप है पर उन्हें लकवा मार गया और माँ देख नहीं पाती। 2 छोटी बहनें और 3 भाई हैं। घर का काम कैसे चलता है, कमाने वाला कौन है? मैं और एक भाई काम करते हैं, बस उसी से गुजर हो जाती है। वह ऐसे बोल रहा था जैसे बताना नहीं चाहता हूँ, मुसीबत है तो उस पर है, सह लेगा, सबको क्यों बताता फिरे। सुनंदा ने फिर कुछ नहीं पूछा। दूसरे दिन ही सुनंदा ने 10 का नोट पकड़ाते हुए कहा, यह रख लो, शायद तुम्हारे कुछ काम है। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं यूं ही बहुत कमजोर हूं, इतना बतला दिया कि ढो ना सकूं। आपने जो कुछ किया और दिया उसे ही संभाल सका तो अपने को बड़भागी समझूंगा। और कमीज की बाहें आंखों पर रख ली। सुनंदा ने नोट वापस ले लिया। उस दिन पढ़ाई ठीक ठीक ना हो सकी। सुनंदा ने लक्ष्य किया कि शिवनाथ पढ़ने के लिए तो 3 दिन ही आता है, पर किसी ना किसी बहाने में बचे हुए 3 दिन भी आ जाता है। कभी घर तो कभी कॉलेज में, कभी आकर कोई कॉपी ले जाता है तो कभी नोट्स मांग ले जाता है। 5-6 मिनट से ज्यादा नहीं ठहरता। एक बार सुनंदा ने कहा भी, अरे कॉपी कल ही ले लेते, इसके लिए इतनी दूर आना क्या जरूरी था, बेकार वक्त बर्बाद होता है। पर वह बराबर आता ही रहा। घर पर सुनंदा ना मिले तो वह कॉलेज पहुंचता। सुधा तथा और भी 2-3 लेक्चरर खूब मजाक करते। शिष्य हो तो ऐसा, प्रत्यक्ष गुरु दर्शन के बिना चैन नहीं। सुनंदा हंसती और टाल देती। उसे खुद शिवनाथ का रोज रोज आना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन सुनंदा बैठी कुछ पढ़ रही थी। आज शिवनाथ के आने का दिन नहीं था, पर तभी भैया ने आकर कहा, अरे वह तुम्हारा भक्त आया है नीचे। कौन? भौहें चढ़ाकर सुनंदा ने पूछा। अरे वही शिवनाथ, तुम्हारा परम भक्त। स्वर से परिहास छलका पड़ता था। देखो भैया, मुझे यह मजाक पसंद नहीं, समझे, सुनंदा ने चिढ़ते हुए कहा। मजाक? मजाक कौन कर रहा है, हम तो हकीकत कह रहे हैं। वह तुम्हारा भक्त नहीं तो और क्या है। बेचारे को पढ़ाओ या नहीं, एक बार दर्शन करने जरूर आता है। अच्छा ही तो है, तुम्हें क्यों ईर्ष्या हो रही है? तुम्हारे भक्त से हम क्यों ईर्ष्या करेंगे भला? हाँ, तुम्हारी भाभी के भक्त से जरूर ईर्ष्या हो सकती है। और उन्होंने कनखियों से हाल ही में आई हुई भाभी की ओर देखा। भाभी ने भी कुछ उत्तर दिया, पर वह घर के एकदम पीछे से गुजरती हुई रेल की सीटी की कर्कश ध्वनि में ही खो गया। सुनंदा धड़ाधड़ सीढ़ियां उतरकर नीचे जा पहुंची।
अरे कहो कैसे आए? सुनंदा की आवाज में शायद ही कभी इतनी बेरुखी रही हो। शिवनाथ क्षण भर चुप रहा, जैसे एकाएक उसे कुछ उत्तर नहीं सूझ रहा हो। फिर बोला, जरा समय हो तो आप मुझे कुछ प्रश्न लिखवा दीजिए, बैठे बैठे उत्तर ही लिख डालूंगा। पर यह तो तुम कल भी पूछ सकते थे, आज ही तो आखिर सब कुछ नहीं लिख डालोगे? इतनी सी बात के लिए बेकार इतनी दूर तक क्यों आए? यह तो समय का सदुपयोग नहीं। सुनंदा कड़ी पड़ गई। आपके यहाँ आने में भी यदि समय नष्ट होता हो तो फिर उसका सदुपयोग क्या होगा? सुनंदा के चेहरे पर नजर जमाए हुए उसने धीमे से कहा। सुनंदा जल उठी और भी कठोर होकर कहा, शायद तुम उस समय का यही सदुपयोग करते हो, किंतु मैंने जब तुम्हें स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं सप्ताह में केवल 3 बार ही पढ़ाऊंगी, 3 दिन ही आया करो, तो क्यों जब चाहते हो आ धमकते हो? जाओ, मुझे फुर्सत नहीं है। कमरे से एक तेज आंधी सी चली गई, सीढ़ियां कांप उठी। दूसरे दिन नौकर ने किताब लाकर सुनंदा को देते हुए कहा, वह जो लड़का आपसे पढ़ने आता है वही दे गया है। वह चला गया? किताब लेते हुए सुनंदा ने पूछा। कुछ कहता था क्या? जी वह तो चुपचाप चला गया, सिर्फ किताब देने के लिए बोला था। सुनंदा समझ गई कि शिवनाथ को कल की डांट चुभ गई है। कहने के बाद खुद उसे अफसोस हुआ था, पर उस समय ना जाने क्यों उसे बस गुस्सा आ ही गया। सोचा था आज उसे ठीक ठाक समझा दूंगी, लेकिन वह ठहरा नहीं। सुनंदा की कांपती सी उंगलियां किताब के पृष्ठों से खेल रही थी। तभी किताब के बीच से एक लिफाफा निकल पड़ा। लिफाफे पर पता नहीं लिखा था, चिपका भी नहीं था। सुनंदा ने पत्र बाहर निकाला। मैं बहुत लालची हूँ, तभी तो प्राप्त से संतोष नहीं होता। जानता हूँ आपको बहुत सारे काम रहते होंगे, चाहता भी हूँ कि 3 दिन ही आया करूँ, पर जाने जाने कौन मुझे रोज आपके घर तक खींचकर ले ही आता है। शायद आपका स्नेह। आज आपने रोज रोज आने को मना कर दिया, अब नहीं आऊंगा, पर अपना स्नेह मुझसे मत छीनिएगा। आपके स्नेह और विश्वास को खोकर मैं शायद एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता हूँ। आपका शिवनाथ। सुनंदा की अनुतप्ति गुस्से में बदल गई। थोती भावुकता, और यह भी कोई पत्र लिखने का ढंग है भला? ऊपर डैश डैश करके छोड़ दिया। मेरा कोई नाम नहीं है क्या? या कुछ और ही लिख देता। और इस तरह किताबों में पत्र लिखकर रख देना, यह सब नहीं चलेगा। उसे साफ साफ कह देना पड़ेगा। ये क्या बेहुदी हरकतें हैं? छोटा बच्चा तो नहीं है, पूरा आदमी है। उसे क्या इतनी भी समझ नहीं? उसके तीसरे दिन रविवार था। रविवार को सुनंदा शिवनाथ को दोपहर में पढ़ाया करती थी। उस दिन वह लेटी तो नींद आ गई। करीब 2 बजे शिवनाथ आया। नौकर ने दरवाजा खोला। बीबी जी तो सो रही हैं, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए ही दरवाजा वापस बंद कर दिया। शिवनाथ को लगा मानो यह सुनंदा का ही आदेश है। उसका दिल टूट गया। वह गया नहीं, वहीं खड़ा रहा। मई की दोपहरी दरवाजे पर छाया नहीं। करीब 4:30 बजे बाहर जाने के लिए सुनंदा ने जैसे ही दरवाजा खोला, देखा शिवनाथ खड़ा है। इस समय उसे देखकर उसका माथा ठनक गया। बोली, रविवार की शाम को तो कभी फ्री नहीं रहती मैं, पर फिर इस समय क्यों आए? दोपहर में आना चाहिए था ना। इस समय तो मैं 1 मिनट भी को भी रुक नहीं सकूंगी, यूं ही लेट हो चुकी हूँ। और एक सरसरी निगाह उसने शिवनाथ के कुमलाए चेहरे पर और अपनी कलाई पर डाली, चली गई। शिवनाथ कुछ बोल ही नहीं सका। रात को सुनंदा लौटी तो नौकर ने कहा, अरे बीबी जी, हम तो भूल ही गए, दोपहर 2 बजे वह लड़का आया था, आप सो रही थी, सो हमने कह दिया कि अभी बीबी जी सो रही हैं। 2 बजे? कुछ आश्चर्य से सुनंदा ने पूछा। हाँ, 2 ही तो बजा होगा। हाय राम, तो 2 बजे से 4:30 बजे तक इस गर्मी में बाहर धूप में ही खड़ा रहा? अरे 2 से 4 क्या, अब तो बिस्तर डाल दिया है तेरे दर के सामने। चुटकी लेते हुए भैया बोले। इस मई की धूप में वह यहीं खड़ा रहा होगा। सुनंदा को बड़ा अफसोस रहा। हम कहते हैं ना कि केवल एक भक्त में ही यह मद्दा हो सकता है। वह कड़कड़ाती धूप को भी चांदनी समझे। सुनंदा ने भैया की बात अनसुनी करके कहा, हरकू, तुम्हें अंदर बिठा देना चाहिए था उसे। अरे हमें क्या मालूम था कि वह बाहर ही खड़ा रहेगा, नहीं तो हम बिठा ना देते। अरे फिर वापस आया होगा, क्यों खामखा चिंता कर रही हो? फिर भी सुनंदा पसीज उठी। कई दिनों से वह बहुत बेरुखी से पेश आ रही थी। अब ऐसा नहीं करेगी। पर यह कैसा पागलपन है? क्यों खड़ा रहा धूप में? एकाएक उसके मन में बिजली कौन गई। कहीं भैया का मजाक सच तो नहीं? धत, ऐसा भी कहीं हो सकता है। पर उसका सारा व्यवहार नॉर्मल नहीं है, और एबनॉर्मल लोग बड़े खतरनाक होते हैं। बैठे ठाले अच्छी बला गले पड़ गई। यही सब सोचते सोचते सुनंदा सो गई। दूसरे दिन भी शिवनाथ नहीं आया। पूरा सप्ताह बीत गया, पर वह नहीं आया। सुनंदा को कुछ बेचैनी हुई। कॉलेज में भी किसी के पूछने पर उसने कहा, आजकल शिवनाथ नहीं आता, पता नहीं क्यों।
तो तुम्हारा भी जी नहीं लगता उसके बिना? क्यों? हंसते हुए सुधा ने पूछा। हाँ, तू आ जाया करना जी लगाने, समझी? क्यों भाई, कैसा लड़का है ये शिवनाथ? मिसेस मिश्रा ने पूछा। कैसा से तुम्हारा क्या मतलब? सुनंदा ने पूछा। मेरा मतलब चाल चलन का है। हमारे नीचे के फ्लैट में कुछ निहायत ही आवारा किस्म के लड़के आए हैं, उसके साथ मैंने अक्सर देखा है। वे तो सब एक बड़े औछे किस्म के लड़के हैं भाई। इसी से कह रही थी कि उसे सत्संग पर भी लेक्चर पिलाओ जरा। अरे मैंने क्या ठेका ले रखा है जो उसको लेक्चर पिलाऊं? इस साल का कोर्स पूरा करा दूं तो फिर बिगड़े जा सुधरे मेरी बला से। सुनंदा चिढ़ सी गई। कोई 10 दिन बाद शिवनाथ आया। चेहरा स्याह और बहुत कमजोर लग रहा था। तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी क्या? जी। अभी तो तुम काफी कमजोर लग रहे हो, कुछ और आराम करके आना चाहिए था। दवाई ववाई ले रहे हो ना? सुनंदा के चेहरे पर टिकी उसकी आंखें नीचे झुक गई। उसने धीरे से कहा, जी ले रहा हूं। पर उसके उत्तर से ही सुनंदा समझ गई कि वह झूठ बोल रहा है। तभी उसे ख्याल आया, जिन्हें शायद रोटी तक आसानी से नसीब नहीं होती, वे दवाई क्या खाक खाएंगे। वह उठकर ऊपर गई और 10 रुपए का एक नोट लाकर उसके सामने रख दिया। वह जानती थी कि वह लेगा नहीं, प्रतिवाद करेगा, पर अब उसने बिना कुछ कहे ले लिया। फिर बोला, आज तो आप शायद नहीं देती तो मुझे आपसे मांगना पड़ता। इस दुनिया में मेरा आपके सिवा है कौन? और आपसे अपनों से संकोच करना बड़ा कठिन है, बड़ा दुखदाई भी। बिना चाहे ही लादे गए इस अपनेपन को सुनंदा सहज भाव से ग्रहण नहीं कर सकी। कुछ कठोर हो पड़ी। आज पढ़ाई रहने दो, जब एकदम अच्छे हो जाओ तब आना। सुनंदा जितना इस लड़के के बारे में सोचती उतना ही अपने को उलझा हुआ पाती। मिसेस मिश्रा उसे कई बार कह चुकी है कि वह आवारा लड़कों की सोबत में रहता है। जरा संभल कर रहना। भैया जब तब मजाक करते हैं, चाहे मजाक ही हो, पर ऐसी बात आखिर उनके दिमाग में आई तो उसका कोई आधार तो होगा। वह देखता भी तो इस तरह है कि सुनंदा कभी कभी बेचैन हो जाती है, सिहर उठती है। कोई 1 सप्ताह बाद ही सुनंदा को बुखार आ गया। जब नौकर ने शिवनाथ को सूचना दी कि बीवी जी को बुखार आ गया है तो वह बड़े असमंजस में पड़ गया। बीमारी की हालत में एक बार भी क्या वह सुनंदा को देख नहीं सकता? वह आज तक कभी ऊपर नहीं गया, पर आज उसके पैर जैसे जबरदस्ती उसे ऊपर ढकेल कर ले जाने लगे। नौकर ने उसे खड़ा देखा तो फिर कहा, अरे बाबा, बीवी जी बीमार है, नहीं पढ़ा सकेंगी कुछ दिनों तक, चले जाओ। पर मैं एक बार उन्हें देखना चाहता हूँ। तो ऊपर चलो। नौकर के पीछे पीछे शिवनाथ चला गया। कमरे पर नीले रंग का पर्दा झूल रहा था। नौकर ने भीतर जाकर भाभी को सूचना दी, वह लड़का बीबी जी से मिलना चाहता है। पर सुनंदा तो सो रही है, कहती हुई भाभी स्वयं बाहर निकल आई। पर्दा उन्होंने हाथ से एक और कर रखा था कि वे दरवाजे पर खड़ी थी। शिवनाथ ने भाभी को नमस्कार किया और झांक कर देखा, सुनंदा सो रही थी। वह एकटक उधर ही देखता रहा। भाभी ने कहा, 3-4 दिन शायद नहीं पढ़ा सकेंगी, तुम फिर आना। जी। मेरे लायक कोई काम हो तो बता दीजिएगा। अरे ऐसा क्या है, मामूली बुखार है। शिवनाथ चला गया, पर तब से वह दोनों समय आने लगा। सुनंदा को देखता और काम पूछकर चला जाता। सुनंदा ने मना भी किया कि इस प्रकार वह ना आया करे, पर वह आता ही रहा। उस दिन शिवनाथ दोपहर में आया। अब वह सीधे ऊपर चला जाया करता था। जाकर उसने पर्दा हटाया तो कमरे में कोई नहीं था। सुनंदा दरवाजे की ओर पीठ करके अकेली लेटी थी। उसने हल्का सा खटका किया, पर उत्तर नहीं मिला। शायद सुनंदा सो रही है किसी काम से। तभी अचानक भाभी ने आकर देखा, शिवनाथ सोई हुई सुनंदा पर झुका है। शिवनाथ भी चौंक गया। वे बोली कुछ नहीं, पर उनकी नजरों में क्रोध उतर आया। सिटपिटाया सा शिवनाथ बिना सफाई दिए, बिना कुछ बोले चुपचाप चला गया। संध्या समय भैया आए तो भाभी ने सारी बात बताई। वे उस समय खामोश रहे। सुनंदा के कमरे में आकर पूछा, क्यों री, अब तो एकदम अच्छी है ना? हाँ, कल से कॉलेज तो जाऊंगी। ठीक है, कल से कॉलेज जाओ, पर अपने उस भक्त को बुलाना बंद करो। मान गए? पूरे मजनू का अवतार है। फिर वही बात, सुनंदा ने खींच कर कहा। तुम तो बुखार में बेखबर रहती थी। उसकी नजरें देखती यूं घूरता था जैसे तुम्हें निगल ही जाएगा। घूरता ही तो था, निगला तो नहीं। अरे निगल ही जाता मेम साहब, आप हैं किस होश में? यह तो तुम्हारी भाभी ने बचा लिया। भैया भाभी दोनों हंस पड़े। फिर एकाएक गंभीर होकर भैया बोले, मजाक की बात हटाओ, हम सब सच कह रहे हैं, अब इसे पढ़ाना बंद करो। हमें तो यह कोई भला लड़का नहीं लगता। अरे पढ़ना ही है तो आए, पढ़े और छुट्टी करे। यह मारे तेरी गली के 100 फेरे वाली बात समझ में नहीं आती। और भैया चले गए तो भाभी
ने आज की बात सुनंदा को बता दी। सुनकर सुनंदा का क्रोध जाग उठा। इस हद तक गुस्ताखी? ठीक ही तो कहते हैं भैया, पढ़कर अपना रास्ता क्यों नहीं लेता? दिनों दिन वह मेरे इतना निकट क्यों आना चाहता है? यह अनधिकार चेष्टा सचमुच ऐसा नहीं है। वह मेरे पलंग पर झुककर करना क्या चाहता था? सोचकर ही सुनंदा एकाएक सिहर उठी। वह साफ साफ कह देगी कि वह अब नहीं पढ़ा सकती। आसपास के लोग भी क्या समझते होंगे? 24 घंटे मेरे घर का चक्कर लगाया करता है। मेरी ही अकल पर पत्थर पड़ गए। यह सब बहुत पहले ही मुझे बंद कर देना चाहिए था। भैया तो बस हल्के फुल्के ढंग से कहते रहे, जैसे आज कहा वैसी कड़ाई से उन्हें पहले ही कह देना चाहिए था कि मत पढ़ाओ। भला मैं क्या भैया की बात टाल सकती थी कभी? मैं तो ना समझूं, पर वे तो समझते हैं। सुनंदा पढ़े पढ़े कभी अपनी प्रिंसिपल को कोसती, तो कभी अपने को, तो कभी अपने भैया को। पूरे 15 दिन बाद वह कॉलेज गई। वहां के उन्मुक्त वातावरण से उसका आक्रोश बहुत कुछ धुल पूछ गया। शाम को लौटी तो काफी प्रसन्न थी। अपने छोटे भतीजे को वह घर के पीछे से गुजरती रेल दिखा दिखाकर खिला रही थी। जैसे ही रेल की सीटी बजती, बच्चा सुनंदा से चिपट जाता। तभी नौकर ने आकर कहा, शिवनाथ आया है। एक बार सुनंदा की छवि की नौकर से कहलवा दे कि वह चला जाए, अब कभी ना आए। पर फिर कुछ सोचकर स्वयं ही उठी। साड़ी का पल्ला कमर में खोसकर नीचे उतरी। पर वह कुछ कहती उसके पहले ही वह बोल पड़ा, अब आप अच्छी हैं? हाँ, पर अब से मैं तुम्हें पढ़ा नहीं सकूंगी। कॉलेज के काम के बाद बहुत थक जाती हूँ। इतना स्ट्रेस मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जी, तो क्या अब आप मुझे बिल्कुल नहीं पढ़ाया करेंगी? जैसे आसमान से गिरते हुए उसने पूछा। हाँ, अब नहीं पढ़ा सकूंगी, तुम कोई और प्रबंध कर लो। चाहती तो थी कुछ खरी खरी सुना दे, पर उसकी सूरत देखकर बात निकली नहीं। कुछ क्षण रुककर वह बोला, क्या 2-3 दिन भी नहीं दे सकेंगी? अभी तो जब बिल्कुल स्वस्थ हो जाए तब। आपकी बीमारी के समय मैंने सारा पढ़ा हुआ दोहरा लिया। कुछ कठिनाइयां हैं, उन्हें ही हल करवा दीजिए। यह पुस्तक रख लीजिए, इसमें निशान लगे हैं। आप जब कहेंगी मैं तभी आ जाऊंगा। सुनंदा और अधिक कठिन नहीं हो सकी। ठीक है, परसों आ जाना, मैं पढ़ा दूंगी, पर यह समझ लो कि वह आखिरी दिन होगा। इसके बाद कहना वह चाह रही थी कि कभी मत आना, पर कहा इसके बाद और पढ़ाना मेरे लिए संभव नहीं होगा। पुस्तक परसों ही लेते आना। नहीं, पुस्तक आप रख लीजिए ना, देख लेंगी तो आपको अब अधिक सुविधा होगी। अनमनी सी सुनंदा ने पुस्तक ले ली। ऊपर जाकर उसने एक और पटक दी और सोचने लगी। अच्छी मुसीबत गले पड़ गई, पर यह तय है कि परसों के बाद एक दिन के लिए भी उसे नहीं आने दूंगी, चाहे वह लाख बहाने बनाए। नहीं पढ़ाऊंगी। सुनते ही ऐसी ठंडी सांसें खींची मानो प्राण ही निकल जाएंगे। बदतमीज कहीं का। भैया का कहना ही ठीक है। ऊपर से जितना गरीब और भोला दिखता है, दिल से उतना ही काला। घूरता कैसे? इन लोगों का क्या भलाई करूं? हाथ पकड़ते पौंचा पकड़ते हैं। तीसरे दिन सब काम से निश्चिंत होकर सुनंदा ने सोचा, शिवनाथ आता ही होगा, लाओ उसकी कठिनाइयां ही देख डालो। और पुस्तक उठाकर जैसे ही खोला, एक लिफाफा निकल आया। सुनंदा का माथा ठनका। एक बार पहले भी उसने इसी प्रकार का किताब में पत्र लिखकर रख दिया था, पर इस बार लिफाफा चिपका हुआ था और बड़ा खूबसूरत और कीमती लिफाफा था। अरे, यूं तो बड़ा गरीब बनता है, पर ऐसे लिफाफों में पैसे बिगाड़ने को मिल जाते हैं। ना चाहते हुए भी उसने लिफाफा फाड़ कर पत्र निकाला। नीले रंग के कागज पर एक लंबा सा पत्र था। मुश्किल से वह 8-10 पंक्तियां पढ़ पाई होगी कि क्रोध से उसका रोम रोम कांपने लगा। तो यह हिमाकत की कमीने ने तभी कह रहा था कि किताब रख लीजिए। कठिनाई तो बहाना मात्र थी, असल में तो संदेशा पहुंचाना था। सुनंदा ने उस पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह बुरी तरह मुट्ठियां भींच भींच कर दांत पीस रही थी। उसे लग रहा था जैसे सारा कमरा घूम रहा है। कभी उसे भैया की बात याद आती, कभी मिसेस मिश्रा की, तो कभी सुधा के मजाक। सच कितनी बड़ी मूर्ख थी। सीधी सी बात उसकी समझ में नहीं आई। उसका आज तक का व्यवहार क्या एक साधारण विद्यार्थी की तरह था? फिर क्यों वह उसे बराबर बढ़ावा देती रही? आने दो, आने दो। और तभी नौकर ने आकर कहा, शिवनाथ आया है। उसी गुस्से में वह नीचे झपट पड़ी और आव देखा न ताव खींचकर पूरे हाथ से 3-4 तमाचे उसके गाल पर रख दिए। लुच्चे, दूर हो जाए यहाँ से, नहीं तो गत बनाकर रख दूंगी। जिस थाली में खाता है उसी में छेद करते शर्म नहीं आई? यह बेहूदगी करने को मैं मिली थी तुझे इस दुनिया में? बड़े प्रेम वीर बनते हैं, पढ़ने का बहाना ले लेकर ऐसा ऐसा व्यवहार। और आगे आवेश में कुछ कहते नहीं बना। हाथ में पत्र के जो टुकड़े थे उन्हें उसी पर फेंक कर बोली, यह है तेरे पत्र का उत्तर, मोरी का कीड़ा। और वह उसी गुस्से में धड़ाधड़ ऊपर चढ़ गई।
उसने एक बार फिर यह देखने की चेष्टा तक ना की कि सामने वाले व्यक्ति ने उसके क्रोध को किस रूप में ग्रहण किया है। ऊपर जाकर गुस्से का बोझ संभालने में जब असमर्थ हो उठी तो रो पड़ी। उसे सारी दुनिया से नफरत हो गई। कितनी सद्भावना थी इस लड़के के लिए, उसका यह बदला, इतना फरेब। दूसरे दिन जब वह कॉलेज गई तो जाते ही मिसेस मिश्रा ने बताया, अरे सुना सुनंदा तुमने, शिवनाथ ने आत्महत्या कर ली। हमारे सामने जो लोकल ट्रेन गुजरती है ना, उसी से कटकर मर गया। क्या बात हो गई, कोई कुछ जान ही नहीं सका। पर बाबा, दृश्य बड़ा भयानक था। वह तो नीचे वाले लड़कों ने पहचान लिया, नहीं तो पहचानना ही मुश्किल था। सुनंदा ने तो एक वाक्य के आगे कुछ सुना ही नहीं। शिवनाथ ने आत्महत्या कर ली। इस अकेले वाक्य ने ही उसकी सारी चेतना हर ली। पथराई नजर से वह एकटक मिसेस मिश्रा को देखती रही, पर उसके कानों में इसके आगे कोई बात ही नहीं जा सकी थी। प्रश्नों की झड़ियां लग गई। मिसेस मिश्रा सबका समाधान कर रही थी। तभी सुधा ने कहा, जरूर इस सुनंदा ने बेचारे को निराश कर दिया होगा, तभी मर गया। हाय रे सुनंदा का निराश प्रेमी। अरे हमें तो लगता है उन आवारा छोकरों के साथ कुछ ऐसा वैसा कर बैठा होगा जिससे मरना पड़ा। मरा भी उनके घर के सामने ही। क्या जाने बाबा क्या बात थी। सुनंदा उठी और प्रिंसिपल के कहकर घर चली गई। जाकर उसने भाभी को बताया। भैया आए तो उन्हें बताया शिवनाथ ने आत्महत्या कर ली। पर घर पर जो भी कोई आता उसे ही बताती, मानो बता बताकर वह अपने मन का बोझ हल्का कर लेना चाहती थी। पर रह रहकर कोई उसके अंतर मन को कचोट कचोट कर कहता, तू ही उसकी हत्यारिन है, तूने ही उसे मारा है। वह तर्क से अपने मन को शांत करती, इसमें मेरा क्या दोष है आखिर, ऐसी बेहूदगी मैं कैसे बर्दाश्त करती। मैं क्या, कोई भी भली लड़की नहीं बर्दाश्त कर सकती है। इतना ही सेंसिटिव था तो ऐसा काम क्यों किया। तभी दूर से रेल की सीटी की ध्वनि सुनाई दी। जाने क्यों सुनंदा को रेल की यह सीटी बहुत ही कर्कश लगी। उसने झटके से कमरे की खिड़की बंद कर दी, दोनों हाथों से आंखें कसकर बंद कर ली और मेज पर सिर टिका लिया। खिड़की बंद थी, कान बंद थे, आंखें बंद थी, फिर भी वह देख रही थी और बहुत ही स्पष्ट रूप से देख रही थी कि रेल उसके घर के सामने आ पहुंची और विशाल का इंजन के बड़े बड़े पहिए जैसे खून से सने हैं। ओह, और एकाएक बहुत घबरा गई। अपने कमरे में वह भाभी के पास पहुंची। अच्छा भाभी, अगर मेरी जगह तुम होती तो क्या करती। किसमें क्या करती, भाभी ने कुछ ना समझते हुए पूछा। यही जो शिवनाथ के साथ हुआ। मैंने तो उसे कहा नहीं कि तू जाकर रेल के नीचे कट जा। मैंने तो उसे अपने यहां आने के लिए मना किया था। उसके दिन पूरे हो गए थे, मर गया। तुम उसे लेकर क्यों जबरदस्ती परेशान हो रही हो। पर सच बेचारा बुरी मौत मरा। मुझे खुद आज उसका बार बार ख्याल आ रहा है। तुम बीमार थी तो यहाँ दरवाजे पर आकर कैसा टुकुर टुकुर ताका करता था। सुनंदा कुछ नहीं बोली। तरह तरह के तर्कों से वह अपने को शांत करने का सफल प्रयास करती रही। उसने कमरे की वह खिड़की एक क्षण को भी नहीं खोली जिसमें से लोकल ट्रेन दिखाई देती थी। वह अपने को बातों और कामों में आवश्यकता से अधिक व्यस्त रखने लगी। कोई 3-4 दिन बाद वह शाम को हरकू ने आकर बताया, बीबी जी आपसे कोई मिलने आया है। मुझसे? और कौन हो सकता है। यह सोचती हुई वह नीचे उतर गई। एक अपरिचित लड़का तिरछा हैट और रंगीन चश्मा लगाए सामने खड़ा था। सुनंदा को देखते ही उसने हाथ की सिगरेट नीचे फेंक दी। जी आप ही मिस सुनंदा है। जी हाँ कहिए। सुनंदा को लड़के की सारी वेशभूषा बड़ी विचित्र सी लग रही थी। आप ही शिवनाथ को पढ़ाती थी ना। सुनंदा धक। उसे लगा जैसे सामने वाला व्यक्ति कोई पुलिस का आदमी है और उसने उसे शिवनाथ की हत्यारिन के रूप में कहीं रंगे हाथों तो नहीं पकड़ लिया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह बेहद घबरा उठी। हकलाते हुए बोली, हाँ पढ़ाती तो थी, पर आपको शायद मालूम होगा कि उसने रेल के नीचे कटकर आत्महत्या कर ली है। अजीब ही भावुक किस्म का लड़का था। तो मैं क्या करूं, मैं तो कुछ जानती ही नहीं। सुनंदा एक सपाटे में भूल गई। अरे करने को आप और हम क्या कर सकते हैं, जो होना था सो तो हो गया। एक क्षण रुककर वह बोला, हमारे पास वह आता था, हमारे कुछ खत वत लिख दिया करता था, नोट्स आदि उतार दिया करता था। बदले में हम उसे कुछ रुपए पैसे में मदद कर दिया करते थे। अपनी किताबें पढ़ने को दे दिया करते थे। चला गया बेचारा। हाँ मैं आपके पास अपनी किताब लेने आया हूँ। मेरी हिंदी की किताब वह आपके पास छोड़ गया था। वैसे किताब की कोई बात नहीं, पर और फिर कुछ झेपते हुए बोला, उसमें मेरा एक पत्र गलती से रह गया था, जरा पर्सनल किस्म का था। और एक अर्थ भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। असल में मुझे वही चाहिए। बड़ा संकोच हो रहा था आपके यहाँ आने में,
पर अब तो शिवनाथ भी नहीं रहा कि फिर खत लिख देता। इसी से मजबूरन आना पड़ा। कृपया करके उसे लौटा दे। सुनंदा बड़ी मुश्किल से ऊपर आई, किताब लाकर वापस दी, पर उसने पत्र के विषय में कोई जानकारी जाहिर ना की। और इसके बाद सुनंदा स्वयं नहीं जानती कि कैसे वह ऊपर आई। बस भाभी बेहद घबराई सी उसे झकझोर कर पूछ रही थी, सुनंदा, सुनंदा, क्या हो गया? यह क्या कर रही हो? पर सुनंदा को सुध ही नहीं थी। उसने काट काट कर अपने दोनों हाथ लहूलुहान कर दिए थे और पानी से निकाली हुई मछली की तरह बुरी तरह छटपटा रही थी।